बड़ा सवाल है। क्या हम अपने महासागरों से पैसा भी कमा सकते हैं और उन्हें बचा भी सकते हैं? इसी सवाल के जवाब में छिपा है कॉन्सेप्ट ब्लू इकोनॉमी का। तो आज हम यही समझेंगे कि ये नीली अर्थव्यवस्था आखिर है क्या और हमारे भविष्य के लिए इतनी जरूरी क्यों है। हमारे समंदर जानते हैं, सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर भी हैं। जरा सोचिए, 2030 तक पूरी दुनिया की जीडीपी में इनका जो योगदान है वो 2 गुने से भी ज्यादा होने का अनुमान है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे भविष्य की तरक्की इन्हीं लहरों के नीचे कहीं छिपी है। लेकिन इस सुनहरे मौके के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा है। वर्ल्ड बैंक की ये चेतावनी सच कहूं तो चौंका देती है। वो कहते हैं कि बहुत जल्द हमारे समंदर में हर 4 टन मछली के पीछे 1 टन प्लास्टिक होगा। ये तो एक दो-धारी तलवार जैसी बात हो गई, एक तरफ तरक्की और दूसरी तरफ तबाही। तो चलिए इसी विरोधाभास को थोड़ा और समझते हैं। हमारे महासागर जो तरक्की का जरिया भी हैं और एक बड़े खतरे की वजह भी। सवाल यह है कि इन दोनों के बीच हम बैलेंस कैसे बनाएंगे। देखिए, यहाँ हमारे सामने 2 रास्ते हैं, 2 तरह के भविष्य। एक तरफ है वो पुराना ब्राउन मॉडल, जिसमें समुंदर को सिर्फ लूटने की चीज समझा जाता था, और दूसरी तरफ है एक स्वस्थ ब्लू इकोनॉमी का सपना, जो सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन पर टिकी है। अब सवाल ये है कि हम चुनते कौन सा रास्ता है। तो सबसे बड़ा सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, हम अपनी तरक्की के लिए समंदर का इस्तेमाल करें तो करें कैसे कि वो बर्बाद ही ना हो जाएं। बस ठीक इसी मोड़ पर ब्लू इकोनॉमी का आइडिया सामने आता है, एक ऐसी कोशिश जो इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढ रही है। तो चलिए अब इस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं कि ये नीली अर्थव्यवस्था असल में है क्या और ये उस बड़े सवाल का जवाब कैसे बनती है। तो है क्या ये नीली अर्थव्यवस्था? अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो इसका मतलब है समंदर के संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करना कि 1 इकोनॉमिक ग्रोथ हो, 2 लोगों को नौकरियां मिलें और 3 हमारे समंदर भी हेल्दी रहें। मतलब एक साथ 3 लक्ष्य। और अगर इसे बिल्कुल सीधी सरल भाषा में समझना हो तो बस इतना है, समंदर से कमाओ पर उसे बर्बाद किए बिना। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है ना? पर यकीन मानिए, ये छोटी सी बात सब कुछ बदल देती है। ये सिर्फ एक नया फैंसी नाम नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, जो पुरानी सोच थी वो मानती थी कि समंदर तो असीमित है, जितना मर्जी निकाल लो। लेकिन ब्लू इकोनॉमी कहती है नहीं, इसकी भी एक सीमा है। पुरानी सोच सिर्फ मुनाफे पर टिकी थी। ये नई सोच हमारे ग्रह और हम लोगों दोनों के बारे में है। शॉर्ट टर्म फायदे की जगह लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल है कि इसे जमीन पर उतारा कैसे जाए। तो चलिए अब उन तरीकों और सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जो इस ब्लू सपने को हकीकत बना सकते हैं। और ये सिर्फ मछली पकड़ने तक सीमित नहीं है, जरा सोचिए। टिकाऊ फिशिंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली पोर्ट्स, हवा और लहरों से बिजली बनाना, यहाँ तक कि समुद्री जीवों से नई नई दवाइयाँ बनाना। ब्लू इकोनॉमी इन सभी चीज़ों को एक साथ ले आती है। पर इन सब बदलावों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए भी एक नया तरीका है जिसे कहते हैं ब्लू बॉन्ड्स। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो सीधा समंदर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में जाता है, जैसे कोरल रीफ को फिर से जिंदा करना या मैंग्रोव के जंगल लगाना। मतलब पैसा सीधा काम पर लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये काम कैसे करता है? ये काफी सिंपल है। कोई सरकार या कंपनी बॉन्ड जारी करके पैसा इकट्ठा करती है। फिर उस पैसे को सिर्फ वेरीफाइड ब्लू प्रोजेक्ट्स पर ही खर्च किया जाता है, और आखिर में जो भी नतीजे आते हैं उन्हें ट्रैक और रिपोर्ट किया जाता है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और अकाउंटेबिलिटी भी। एक और बहुत पावरफुल टूल है मरीन स्पेशियल प्लानिंग। इसे आप समुंदर के लिए एक मास्टर प्लान जैसा समझ सकते हैं। ये तय करता है कि समुंदर के किस हिस्से में मछली पकड़ी जाएगी, कहाँ पर पवन चक्कियां लगेंगी और कौन सा इलाका समुद्री जीवों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इससे क्या होता है? टकराव कम होता है और एक बैलेंस बनता है। तो चलिए अब इन ग्लोबल आइडियाज को भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। भारत के पास इतनी लंबी कोस्टलाइन है, इतनी विशाल तट रेखा, कि हमारे लिए तो ब्लू इकोनॉमी एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। और भारत की प्रायोरिटीज भी बिल्कुल साफ है। हमें अपने बंदरगाहों को मॉडर्न बनाना है, फिशिंग को सस्टेनेबल बनाना है और जो हमारे तटीय समुदाय हैं उन्हें मजबूत करना है।
और ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं है, ये लाखों लोगों की रोजी रोटी को बचाने और क्लाइमेट चेंज के असर से लड़ने के बारे में भी है। ये चार्ट एक अंदाजा देता है कि कौन से सेक्टर हमारी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। हम देख सकते हैं कि पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सबसे आगे हैं, उसके बाद टूरिज्म और फिर सस्टेनेबल फिशिंग का नंबर आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज असल में हैं कहाँ। लेकिन हाँ, भारत में इसे लागू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। सोचिए, इतने सारे नेशनल मिनिस्ट्रीज, राज्य सरकारें और लोकल एजेंसियां, इन सबको एक साथ एक पेज पर लाना ये बहुत मुश्किल काम है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बड़े से जहाज को चलाना जिसके कप्तान बहुत सारे हों। अब हम आते हैं अपनी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये ब्लू इकोनॉमी की कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ है, और वो है विकास बनाम न्याय का सवाल। देखिए, इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है। एक मूवमेंट है जिसे ब्लू जस्टिस कहते हैं, और ये मूवमेंट एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या ये नई अर्थव्यवस्था वाकई सबके लिए है, या फिर इसका फायदा सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलेगा और जो छोटे मोटे मछुआरे हैं वो पीछे छूट जाएंगे। ये सवाल इस पूरे मूवमेंट की जड़ में है कि ये जो तरक्की हो रही है, इसकी कीमत कौन चुका रहा है और ये हो किसके लिए रही है। क्या लाखों छोटे मछुआरों की आवाज इस नई अर्थव्यवस्था की प्लानिंग में कहीं सुनी भी जाएगी? ब्लू जस्टिस को सपोर्ट करने वालों का तर्क है कि जो छोटे मछुआरे हैं वो अक्सर पर्यावरण के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसके बावजूद पॉलिसी बनाते वक्त अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। उनका मानना है कि असली सस्टेनेबिलिटी तो तभी आएगी जब समंदर के संसाधनों पर सबका बराबर का हक होगा। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ब्लू इकोनॉमी, कोई शक नहीं, हमारे समंदर को बचाने और तरक्की करने का एक जबरदस्त वादा करती है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है, ये तरक्की आखिर है किसके लिए? और इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि ये नीली क्रांति असल में कामयाब होती है या नहीं।